दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, क्योंकि बाकी शेड्यूल कास्ट में जो ओएससी और डीएससी डिवाइडेशन हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो उसके लिए तो ऑफिशियल लेटर जारी होगा, बाद की स्थितियाँ क्लियर होगी। लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, हालांकि मेरी एनालिटिक राय है, वो आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उसका आधार 7 नवंबर 2024 को जो केस का डिसीजन आया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी और गैर भेदभाव रहित होनी चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया है वो पहले से प्री डिस्क्लोज होना चाहिए। मतलब आप एडवर्टाइजमेंट जारी करते हो, एडवर्टाइजमेंट के साथ ही कंडीशन जारी हो जाती हैं कि इस चीज़ की प्रक्रिया को किस पैटर्न से पूरा किया जाएगा और क्या क्या इसमें चरण होंगे। तो ऐसा कहने की नौबत क्यों है, मैं आपको वो दूसरा लेटर साथ के साथ दिखा दूं। यहाँ पे आपने देखा था 12 तारीख को ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 to 67 of 2024 इन द सेड एडवर्टाइजमेंट इट वाज मेंशन एट पॉइंट 1J। तो 1J पे जो मेंशन था उसको द सेड क्लॉज हैज बीन मॉडिफाइड, तो वही हो गया, मॉडिफाई करो या चेंज करो। उस भर्ती प्रक्रिया के बीच में अगर किसी भी क्लोज को, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को, और ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस स्टेप था, एक सीधा सा, चलो ये तो मैं मानता हूँ, इसको इन्होंने कहा था स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, यानी मिड एडवर्टाइजमेंट के मिड में स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसको इन्होंने चेंज कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से तो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। 7 नवंबर 2024, क्योंकि ये तो ताज़ा ताज़ा आया था, आज से 14 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। तो ये इसमें हुआ क्या था, मैं आपको एक छोटी सी बता दूं। राजस्थान हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट निकली थी 13 ट्रांसलेटर की पोस्ट, 13 ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए आवेदन हुआ था। सामान्य प्रक्रिया भर्ती एग्जाम कंडक्ट कराया गया, 21 लोगों ने क्वालिफाई किया था 13 पोस्ट के लिए। आगे उनके फर्दर प्रोसीड टेस्ट वगैरह, टाइपिंग टेस्ट और सारी चीज़ें होनी बाकी थी। लेकिन हुआ क्या, माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि जिन्होंने 75% से अबोव अचीव किया है इन ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, आप उन्हीं को सेलेक्ट कीजिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 3 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए थे। तो जो रिमेनिंग आउट हुए उनमें 3 लोग हैं वो 2010 के अंदर हाईकोर्ट में इस मामले को लेके गए कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ तो ये 75% का क्राइटेरिया नहीं था, जिसे बाद में मेंशन कर दिया गया। माननीय हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया उपरोक्त मामले को, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो ये मामला लेके गए तो जुलाई 2023, आप डेट देखिए, लगभग आज से 1.5 साल पहले इस पे फैसला हो गया, लेकिन परिणाम नहीं सुनाया गया, आदेश जारी नहीं किए गए। तो फिर क्या किया, एक संविधान पीठ, 5 जजेज की संविधान पीठ का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज मैं कहूँगा एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने किया। और 7 नवंबर 2024 को इस संविधान पीठ ने डिसीजन दिया कि किसी भी मामले में एडवर्टाइजमेंट के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। और इन्होंने साथ में एक पुराने केस का भी मेंशन किया, जो के मंजू श्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का 2010 में मामला था। इसके अंदर भी इसी चीज को वर्णन किया गया था कि किसी भी कंडीशन में मिड एडवर्टाइजमेंट ना तो न्यू एंट्रीज की जा सकती है, ना कुछ लोगों को फिल्टर करके बाहर किया जा सकता है, ना पेपर लेने के पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, ना सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेंज किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जाएगा। आपको जो भी करना है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित करें, क्योंकि कोर्ट का, मैं कह रहा हूँ इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ था, चयन प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव रहित होनी चाहिए, और सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान उसका भेदभाव रहित और पारदर्शित होना। अब जो नया क्लोज ऐड किया गया, जिसमें किन किन सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव होगा, उसके ऑल राइट रिजर्व कहते हैं जिसको, ARR, ऑल राइट रिजर्व ऑनरेबल, या कह दो हमारे लिए तो ये भी HPSC भी ऑनरेबल ही है। कोर्ट के अलावा भी बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने पास रख लिया। आप देखिए
द कमीशन रिजर्व इट राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर एनी पोस्ट। जैसे आपने देखा होगा अभी लेबर कमिश्नर के लिए भी जारी किया गया येस्टरडे को, उसमें डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव का, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पैटर्न का समर्थक हूं। मेरा मानना है कि टीचर्स की सारे स्किल चेक होनी चाहिए, मात्र ऑब्जेक्टिव में आंसर को टिक करके अगर कोई व्यक्ति अपना नॉलेज शो करता है तो वो अपने आप में कम है, क्योंकि कुछ लोगों की क्वालिटी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शंस होते हैं तो 4 ऑप्शन में से 2 को रिजेक्ट होना ही होता है, और 2 में भी वो थोड़ा मेमोरी रिकॉल करके उसको उठा लेते हैं, जल्दी उस आंसर पे जल्दी पहुंच जाते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव आपका अच्छी तरह से एक स्किल टेस्ट, एटलीस्ट जो प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स हैं जिनकी हैंडराइटिंग भी मैं कहता हूँ अच्छी होनी चाहिए, उनका ओवरऑल एनालिसिस करता है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो समर्थन करता हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं करता कि एडवर्टाइजमेंट जारी हो जो उसमें 1J के अंदर आप मेंशन कर दें स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके बाद सडनली आप जाके एग्जाम की डेट अनाउंस करने की बारी आने लगे तो आप इसको बदल के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजर्व राइट को बढ़ा दें, तो ये इनजस्टिस ही है। मैं तो इसको स्वीकार नहीं करता। बाकी देखते हैं क्या रहता है। बच्चे जाएंगे, बच्चे मुझसे व्यक्तिगत संपर्क भी करें, लेकिन मैंने उनको कहा मेरा इस मामले में कोई रुचि नहीं है, आई एम नॉट द कैंडिडेट। आप लोग आपस में मिलके करें जो आपको करना होगा। अभी तो शेड्यूल कास्ट में बाइफरकेशन वाला लेटर भी इसको प्रभावित करेगा। एक्सटेंशन लेक्चरर की जो जॉब सिक्योरिटी आई है वो भी इसको प्रभावित करेगा। बहुत सी चीज़ें होगी। उसी दौरान कह रहे हैं कुछ बच्चे चेयरमैन साहब से मिलके हैं, उन्होंने कहा भाई दिसंबर के करीब इसकी है जो डेट शीट एटलीस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अब डेट शीट में सबसे बड़ी बात देखने की ये होगी कि किन किन सब्जेक्ट का स्कीम पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, ऑब्जेक्टिव से हटा ही देंगे, और कौन कौन ऑब्जेक्टिव में होगा। कल को किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में कैंडिडेट के नंबर बराबर होने के बावजूद अगर एक डिस्क्रिप्टिव मेथड पे आता है, एक ऑब्जेक्टिव पे, तो ये ऑटोमेटिकली चैलेंज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, भारत है वो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है, और ऐसी ऐसी जो लूप होल्स छोड़े जाते हैं उनसे वकीलों को बड़ी उम्मीदें हो जाती है। क्या रहता है, मेरा तो अभी भी इसी मामले में ये है, चाहे आप दिसंबर में भी कराना हो तो आप री एडवर्टाइजमेंट करा के इसको, और उसके बाद इसको कभी भी करवा दीजिए। जो 3 अमेंडमेंट हुए हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर, शेड्यूल कास्ट का बाइफरकेशन, और उसके अलावा जो ये पैटर्न का स्कीम पैटर्न को आपने चेंज किया, इन तीनों को आप नए सिरे से वेल डिफाइंड एडवर्टाइजमेंट में करके फिर एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि ये भर्ती 2025 में कंप्लीट हो जाए। नहीं तो मैं आपको पहले भी देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 2010 में एग्जाम होता है जिसको चैलेंज करके 2023 में डिसीजन आता है, और 2024 में डिसीजन सुनाया जाता है। 14 सालों के अंदर ये सारी भर्ती प्रक्रिया होती है। तो आप थोड़ा सा इसमें अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।